तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर और गिल्ड मेंबर्स टावर में एंटर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लड़की सभी मेंबर्स को काउंट कर रही होती है। वह सबको उनके नाम और गिल्ड के नाम से बुला रही होती है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो ये सुनकर डर जाता है और उसको रोकने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसका नाम बोल चुकी होती है। उसके गिल्ड का नाम स्वीट पिंक एंजल होता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर डॉक्टर के गिल्ड में जाने के लिए आया हुआ होता है। फिर सिंसियों का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर भी होती है। वो दोनों हंस रहे होते हैं। डॉक्टर कहती है, क्या गिल्ड का नाम नंबर 302 के लिए अनसुटेबल नहीं है? और सियोंग कहता है, इसलिए मैं कल से उसका कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वो यंग मास्टर मेन कैरेक्टर का और भी मजाक बना रहा होता है। वो लड़की कहती है, आर्क गिल्ड किसी भी हालत में आपकी डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फिर सब लोग टावर में एंटर कर देते हैं, जहां वो लड़की पहले एंटर कर देती है और अपने पीछे आने को सबको कहती है। और मेन कैरेक्टर को कहती है, हंटर बेफा मत, अपनी एनर्जी खर्च मत करो, बस मेरा पीछा करो। और फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका स्पीड उस लड़की के स्पीड से मैच कर रहा होता है। वो कहती है, ये कैसे हो गया है? फिर सिन टावर के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो चुका होता है और कुछ समय बाद फिफ्थ फ्लोर भी क्लियर हो जाता है। वो यंग मास्टर मेन कैरेक्टर को देख कर कहता है कि एक अफ्रीकन हंटर ये सब कैसे कर सकता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है, जो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। सिस्टम उसका मदद कर रहा होता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ 15 फ्लोर क्लियर हो चुका था और वो दोनों लड़की मेन कैरेक्टर से बात कर रहे थे, जिसे वो यंग मास्टर देख रहा था और गुस्सा हो रहा था। वो यंग मास्टर जल्दी से अगले फ्लोर पर चलने को कह रहा था। वो लड़की कहती है, हम सब थके हुए हैं, इसलिए अगले फ्लोर पर जाने से पहले थोड़ा रिग्रुप करते हैं। और दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम्हें रिग्रुप करने का वक्त नहीं चाहिए? लेकिन तुम्हारा आर्मर तो डैमेज लग रहा है, लगता है काफी खराब क्वालिटी का होगा। वो यंग मास्टर कहता है, क्या कह रही हो, ये आर्मर बॉस लेवल के मॉन्स्टर के कोर से बना है। वो लड़की कहती है, तो इसका मतलब ये है कि इस एफ रैंक के हंटर का स्ट्रेंथ एक बॉस लेवल के बराबर हो गया है। फिर से नेक्स्ट फ्लोर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की फाइट कर रही होती है और सभी मॉन्स्टर को इजीली मार रही होती है। और ऐसी टाइम बीत रहा होता है, सभी मेंबर्स मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और फ्लोर क्लियर कर रहे होते हैं। फिर से 49th फ्लोर क्लियर होने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मेंबर्स थके हुए होते हैं। वो यंग मास्टर उस लड़की को कहता है, तुम इतना क्यों थकी हुई हो, अभी ये बस 49th फ्लोर है। और उसकी खुद की हालत खराब होती है। वो मन में कहता है, कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। वो लड़की कहती है, जब तुम ऐसा दिख रहे हो तो तुम्हें ऐसा कहना इफेक्टिव नहीं होता, समझा यंग मास्टर? फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल थका हुआ नहीं होता और वो उस लड़की को देख रहा होता है। वो कहती है, आमतौर पर ये बॉस रूम होता है, लेकिन यहाँ पर ये है तो शायद ये एक मिनी बॉस हो सकता है। वो मेन कैरेक्टर को कहती है, मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है इस टावर में। मैं सोचती थी तुम पैसा देकर इस टावर में एंटर किए हो, लेकिन मैं गलत थी। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, वो दोनों को रोक देती है और कहती है, अगर वहाँ पर एक मिनी बॉस होगा तो शायद उन मॉन्स्टर से अलग होगा जिसे हमने अब तक देखा है। ये किसी तरह की बात नहीं है, बल्कि एडवाइस है। मैंने पहले भी कहा था कि हंटर अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे मेंबर्स मारे जाएं। अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मेन कैरेक्टर और ग्रुप मेंबर्स वापस नहीं जाते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और सब नेक्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं। वो एक चेस की तरह होता है, तभी वहाँ पर एक स्टोन स्टेचू मूव करता है और एक मॉन्स्टर कहाँ दिखाया जाता है। वो कहता है, अब तुम्हारा टर्न है। और फिर बटलर यंग मास्टर को कहता है, आप अच्छा चेस खेलते हैं, ये अच्छा मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का। यंग मास्टर कहता है, हमें सिर्फ इसके अगले मूव को समझना है और चेस पीस से पहले डिफेंस करना है। और एक जगह पर चला जाता है। बटलर कहता है, जैसा यंग मास्टर से उम्मीद थी। मेन कैरेक्टर कहता है, ये रॉन्ग मूव है। और उस यंग मास्टर के ऊपर चेस का पीस गिर रहा होता है, लेकिन बटलर उसको बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। ये देखकर सारे टीम मेंबर्स डर जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर भी और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। बटलर की डेथ की वजह से सभी लोग डरे हुए थे। वो लड़की कहती है, हम लोग चेस बोर्ड पर आ गए हैं। यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जिससे बटलर की डेथ की वजह से शौक में रहता है। वो कहता है, मैं आपको वहां से निकाल दूंगा, और उसको निकालने की कोशिश करता है, जिससे बटलर का हाथ उसके हाथ में आ जाता है। उस यंग मास्टर के ऊपर एक चेस का पीस गिर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको बचा लेती है। और दूसरी लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम्हें इस रूम के बैटल मेथड के बारे में पता है क्या? अगर हम इस फाइट को और देर तक करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो बैटल मेथड बहुत बोरिंग है, इसमें मज़ा नहीं आता। और दूसरी लड़की कहती है, हमें बस इस गेम को पूरा होने तक सरवाइव करना है। अगर एक भी मेंबर एंड तक सरवाइव करेगा तो वो मॉन्स्टर सामने आ जाएगा।
मेन कैरेक्टर कहता है इससे बेहतर है कि कोई आसान तरीका नहीं चुन ले। अगर कोई पीस मूव करने के लिए नहीं होगा तो ये गेम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इस रूम का बॉस भी रिवील हो जाएगा। और सब मिलकर चेस के पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और फिर सीन उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हाथ से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और रियल मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। सिस्टम से रूलर बेफोमोथ स्किल एक्टिवेट हो जाता है और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो फोन में मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है कि ये वही आदमी है जो उस वक्त पूल पार्टी के टाइम पानी में गिर गया था। उसने टावर ऑफ लेब्रिथ डंजन को क्लियर करने में हिस्सा लिया है। और कॉल के दूसरे साइड उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से पैसा मांग रही थी। और फिर वापस फाइट का दिखाया जाता है सिस्टम स्टेटस विंडो जिसमें लिखा होता है कि जब रूलर बेफोमोथ बैटल में शामिल होगा तो ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो स्टेटस 30% इंक्रीज होगा। जब किसी स्पेसिफिक टारगेट से फाइट करेंगे तो आपको मिला डैमेज 50% तक कम होगा और अटैक पावर 30% तक इंक्रीज होगा। फिर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर पर एक्स से अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर मुश्किल से उससे बचता है और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रही होती है। वो कहती है तुम्हें तुम्हें उसे वल्करी से नहीं मिलने देना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वल्करी किसी ऐसे इंसान के क्लोज में जाए जिसने उसके बाल खराब कर दिए हो। बात दरअसल वो नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक एस रैंक का हंटर जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर है एक पूल में डूबकर बेहोश होने के कितने परसेंट चांस होंगे? चांस है 0%। फिर सीन वापस फाइट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर रेविन का स्किल यूज कर देता है गीगा ब्लेज और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और फिर दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है एस रैंक के हंटर एपिक रैंक के मॉन्स्टर भी उसके सामने नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। मेन कैरेक्टर भी वहाँ होता है और फिर एस रैंक की हंटर आती है जिसका नाम वल्करी होता है। वो उन लोग से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता टावर क्लियर हो गया है लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आया। फिर रियल मॉन्स्टर बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है गार्ड ड्यूक चियोन तुम्हें मेरे बदले क्यों मरना पड़ा? तुम क्यों नहीं हमें अकेला छोड़ देते? उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो रो रहा था या फिर रो रही थी ये अभी नहीं पता। और वो मैजिक सर्कल से अटैक कर देता है। वल्करी सभी लोग को मैजिक सर्कल से दूर रहने को कह रही थी। मेन कैरेक्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है। वल्करी उसको बचाने जाती है लेकिन वो टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन उस लड़की का दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है। वो एक अलग जगह पर होती है और बहुत खुश होती है और जंप कर रही होती है। उसके नीचे मेन कैरेक्टर आ जाता है और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लड़की उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम दोनों मेरे साथ टेलीपोर्ट हो गए। मेन कैरेक्टर कहता है ये सब छोड़ो ये जगह असल में कहाँ है? वो लड़की कहती है ये टेम्पल ऑफ द लेब्रिथ है। तुम यहाँ सिर्फ तब टेलीपोर्ट कर सकते हो जब ट्रू बॉस खुद अपीयर होता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या इस जगह पर रेयर आइटम छुपा हुआ है? वो लड़की कहती है नहीं ये उससे भी ज़्यादा रेयर है। ये टेम्पल इसमें मॉन्स्टर के बारे में हर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये बिल्डिंग की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को देखकर तुम समझ सकते हो कि उनका क्लाइमेट और कल्चर किस तरह था। उन्हें गॉड से डर लगता था और वो उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्यूरियस थे बिल्कुल जैसे हम लोग हैं। मेन कैरेक्टर कहता है तुमने इस रेड में शामिल होने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दी सिर्फ इस वजह के लिए। वो लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैंटेसी में खोई होती है। वो कहती है इस नॉलेज से मैं अपनी एक बुक बनाऊंगी और बेस्ट सेलर बन जाऊंगी। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और कहता है तुम गलत फहमी में हो। ये टेम्पल सिर्फ दिखने में सुंदर है। ये सिर्फ मॉन्स्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट है। मॉन्स्टर के मन में एक सिंपल ऑर्डर आता है जो कहता है इंसानों को मार दो। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर को बुलाती है। वहाँ पर दीवार पर कुछ बना होता है। ये टावर ऑफ लेब्रिथ ये बॉस की स्टोरी लग रही है। अगर हम इन्हें समझ लें और फिर स्टोरी को कंटिन्यू करती है। एक बार एक एक्सीलेंट किंग था। वो एक ब्यूटीफुल बेलेक्ट्रिक्स किंगडम का रूलर था। उसका नाम राइजिल था। उसकी खूबसूरती किसी भी वुमन से ज़्यादा थी और वो किसी भी में ज़्यादा पावरफुल स्पेल यूज़ कर सकता था। उसका ह्यूमर्स आसपास के कंट्री तक था।
उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि दूसरे कंट्री के सिटीजन भी उसे सर्व करते थे। लेकिन एक परफेक्ट इंसान के कई दुश्मन होते हैं। आसपास के कंट्री के किंग ने बेलेट्रिक्स किंगडम से वार करने का डिसाइड किया। किंग को बचाने के लिए पुराने किंग का बड़ा बेटा उसका भाई चेरोन ने ब्लैक मैजिक यूज किया। किंगडम के आर्च मेज ने और पावर पाने के लिए अपनी बॉडी उस ट्री स्प्लिट को दे दिया। राइजिल रिग्रेट कर रहा था। उसने सिर्फ किंगडम और उसके लोगों की शांति चाहता था। जो लोग उसका साथ देते थे और जो सिटीजन उस पर विश्वास करते थे, राइजल वार में उन्हें सेक्रीफाइस होता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फोर्ट्रेस बनाया, द टावर ऑफ लेवरिथ। फिर मेन कैरेक्टर और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। यंग मास्टर जो पहले से ही गुस्से में था, वो उस दीवार पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है, तुमने ये क्या कर दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है। वो मेन कैरेक्टर और सब पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है, उसके सामने एक लड़की का डेड बॉडी होता है। तभी वहाँ पर राइजिल आ जाता है। वो कहता है, ये मेमोरी उस चीज़ को दिखाती है जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसे रिवाइव करने में। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं नहीं करना चाहता। और फिर ये इल्यूज़न ब्रेक हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें कोई अच्छा टारगेट चूज़ करना था, ये मेमोरी मेरी नहीं है। राइजिल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को होश में लाने के लिए उसको एक लगाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर पहले से ही होश में था। वो लड़की मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रही थी और मेन कैरेक्टर सोचता है, ये मेरे से पहले कैसे होश में आ गई। यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसे होश में लाने के लिए उसे भी एक लगाया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं आता। मेन कैरेक्टर कहता है, और कोई तरीका है इसे होश में लाने का। वो लड़की कहती है, अभी भी एक तरीका है जिसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे अंकल ने मुझे ये बताया था कि वो एरिया आदमियों की कमजोरी है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी को भी एक हिट के सहारे से नीचे गिरा देगा। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है। ये दोनों यंग मास्टर के गोटे तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। फिर सीन यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो भी इल्यूजन में होता है। जब वो बच्चा था तो कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जिसने जन्म लेते ही अपनी मदर की जान ले ली। यंग मास्टर जमीन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर बटलर क्वांग आ जाता है। यंग मास्टर उससे कहता है, क्या मैं इस टेस्ट की तरह असल लाइफ में फेल हूँ? मैं अपनी सिस्टर की तरह किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, और मदर को भी मेरे जैसे किसी की वजह से क्यों मरना पड़ा? बटलर कहता है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम ज़रूर कुछ ऐसा पाओगे जिसमें तुम अच्छे हो, बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह। फिर सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जहाँ बटलर यंग मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। यंग मास्टर कहता है, पहले मदर, फिर बटलर क्वांग और फिर वो दोनों हंटर मेरी वजह से मारे जाएंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं जन्म लिया। उसके पीछे राइजल होता है। वो कहता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मेरे सिटीजन को भी मेरी वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर यंग मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। यंग मास्टर इल्यूजन में फंस गया था। उसकी बॉडी रेवन के कंट्रोल में थी। वो मेन कैरेक्टर और लड़की पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है, अगर हम साथ में उसे फाइट करेंगे तो शायद उसे हरा देंगे। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर के साथ साथ रेवन को भी ख़त्म करने को बोलता है। वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक रही थी और कोई तरीका के बारे में मेन कैरेक्टर से पूछती है जिससे यंग मास्टर को वापस लाया जा सके। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने पहले ही कहा था, ये नॉर्मल तभी हो सकता है जब कोई सॉर्सरर रिवर्स मैजिक यूज़ करे या कोई उस बॉस के लेवल का हो या उससे ऊपर लेवल का, तब ऐसा हो सकता है। ये मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है। दोनों अटैक को डॉज करके बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, तो अब क्या करेंगे? क्या उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? अगर हम बॉस को हरा दें तो ये मैजिक ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ये तभी होगा जब हम बॉस को हरा दें। और उस लड़की के पास जाकर कहता है, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। वो लड़की कहती है, तुम मुझसे ये करने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना एक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर अपना नाम हर जगह पर फैलाना था। अगर तुम यहाँ पर मारी जाओगी तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है जिससे ब्रिजर्क मोड चालू हो जाता है।
फिर सिस्टम में उसको और कुछ स्किल्स मिलता है और वो लड़की पर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है और मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए बोलता है। वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका एक हाथ उखाड़ देता है और एक इविल स्माइल देते हुए उसको ये हाथ लेने को कहता है। एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या तुमने अपनी पावर वापस पा ली बेफोमोथ। मेन कैरेक्टर अपनी पुरानी पावर पाकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है हालांकि मैं इसका यूज़ केवल टावर में कर सकता हूँ, लेकिन इसका भी कूलडाउन है और मैं वो स्किल का यूज़ नहीं कर सकता जिसे मैंने इंसान बनकर सीखा था। ये सब कहते हुए मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर पर चेन से अटैक कर देता है और उसको पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर उसके पास जाकर कहता है वैसे अब मैं इसे और भी क्लियर देख सकता हूँ। तुम किस तरह के स्पेल में हो, जब चीज़ें इस तरीके से हो रही हो तो इसे उस आदमी में छोड़ देना बेहतर होगा। और फिर उसको बाहर आने को कहता है। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो मन में कहता है मुझे लगता है कि आखिरकार मैं आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर कहता है काफ़ी समय हो गया तुमको देखे टावर ऑफ एबिस के बॉस। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो। मॉन्स्टर कहता है क्या तुम फर्स्ट फ्लोर के गेट कीपर बेफोमोथ नंबर 18 हो। और मन में कहता है एक गेट कीपर यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मेन कैरेक्टर जो बैग लेके आया हुआ होता है उसमें से एक स्वॉर्ड मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और वो मॉन्स्टर को कहता है किस हाथ से मरना पसंद करोगे। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसे मेन कैरेक्टर जीत लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है। वो कहता है अगर तुम मुझको मारोगे तो ये टावर गिर जाएगा और तुम भी गायब हो जाओगे। और वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर को टावर का बॉस बना देता है और उसके अंडर में काम करना शुरू कर देता है। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर उसको स्पेल हटाने को कहता है। फिर सीन राइजिल का दिखाया जाता है। वो कहता है कि कोई इस किंगडम को टच नहीं कर सकता, मैं इसे फिर से बनाऊंगा। तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर मेन कैरेक्टर आ जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है अब तुमसे बात करने के लिए काफ़ी देर हो गई है और अटैक कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर सारा अटैक डॉज कर रहा होता है, लेकिन राइजिल का अटैक उस पर लग जाता है। लेकिन मेन कैरेक्टर अपना शील्ड यूज़ कर बच जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है और उसके पीछे आकर उस पर फिस्ट से अटैक कर देता है। राइजिल अटैक डॉज कर रहा होता है, मेन कैरेक्टर फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और राइजिल को एक सक्सेसफुली हिट कर देता है, जिस वजह से राइजिल का मास्क टूट जाता है और वो दूर गिर जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, और गुस्से से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम अब सीरियसली फाइट करने वाले हो, तुम्हें यह पहले ही कर देना था। मैं डरने लगा था कि कहीं तुम वीक तो नहीं हो। और सिस्टम से एक वेपन मांग रहा था, लेकिन वहाँ पर वेपन नहीं आता। मेन कैरेक्टर उधर देख रहा होता है, तभी उस पर अटैक हो जाता है। राइजिल ने एक ड्रैगन को समन किया था और उससे अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे राइजिल आ जाता है और अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर दोनों के अटैक के बीच होता है और अपने डिफेंस के लिए चेन से अटैक कर देता है, जिससे उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टम उसको अपने स्ट्रेंथ से फाइट करने को कहता है। राइजिल कहता है क्या पावर केवल मज़े करने के लिए इस्तेमाल होती है, पावर मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। पावर केवल सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठाना नहीं है। और बहुत सारे ड्रैगन को समन कर देता है और हर साइड से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं अपने ब्लैकट्रिस किंगडम के लिए कुछ भी करूँगा। उसके पीछे के ड्रैगन का सर अलग हो जाता है और सब ड्रैगन भी मारे जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उस पर भी अटैक कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक ही आदमी ने कई बार मारा, मुझे टुकड़ों में काट दिया बिना कोई निशान छोड़े। हालांकि मैं बार बार रिलाइव होता रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसको टुकड़ों में काट कर मार डाला, जैसे वो कभी था ही नहीं। राइजल उसको हैरान होकर देख रहा था, वो कुछ समझ पाता उसके पहले मेन कैरेक्टर का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। राइजल कहता है तुम कौन हो? मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मैं बेफोमोथ हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है, सोयन उसको गुंडे लोग को भगाने के लिए पैसा देती है, लेकिन मेन कैरेक्टर पैसा लेने से मना कर देता है और कहीं जा रहा होता है। वो मन में कहता है मुझे लगता है कि ये लोग वापस से अटैक करेंगे, इसलिए मैंने एक फीमेल स्पिरिट
उसके साथ लगा दिया है और मेन कैरेक्टर उन लोग का पीछा करने लगता है। तभी एक लड़का उसको रोक लेता है, जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो मेन कैरेक्टर को किसी को जान से मारने के लिए मना कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, उनको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उनको अधमरा कर दूंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है और उन लोग को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी किराए के गुंडे को पैसा देकर जा रहा होता है। तब वहां पर मेन कैरेक्टर एक गुंडे पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिसको बाकी गुंडे लोग देखकर उनमें डर का माहौल होता है। वो आदमी बाकी गुंडे लोग को भी अटैक करने को कहता है। मेन कैरेक्टर सबका हाथ काटते हुए उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसका एक हाथ कट चुका है। मेन कैरेक्टर दूसरे आदमी के मुंह पे एक कपड़ा मारता है और उसमें सबका हाथ को कलेक्ट करने को कहता है। वो आदमी हाथ को कलेक्ट कर लेता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने सारे हाथ को कलेक्ट कर लिए? वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका एक हाथ काट देता है और कहता है नहीं, तुमने अपना हाथ इसमें नहीं रखा है। और फिर उस मेन हेड को दिखाया जाता है जो कॉल में बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक गुंडा आकर गिरता है और वहां पर मेन कैरेक्टर आकर वो कपड़ा उस आदमी के पास रख देता है और कहता है तुमने मेरे इलाके के साथ छेड़छाड़ क्यों की? तुम जानते हो मैंने कितना मेहनत किया था वहां पर। वो आदमी ये सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि कितना मजेदार है एक हंटर के मुंह से ये सब सुनना, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ से सही सलामत जा पाओगे? मुझे तुम्हारी और जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे घर पर नजर रखने को कहा। और तुम जानते हो मुझे क्या पता चला? तुम्हारे घर पर एक छोटा बच्चा भी है। शायद ये तुम्हारा भाई हो सकता है, अगर उसे कुछ हो गया तो। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। वो कहता है तुम किसी और की परवाह मत करो, तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में सोचो। और फिर बेल्जेबब को दिखाया जाता है जो शांति से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और गुंडे लोग को मार रहा होता है। वो आदमी कॉल लगाकर एक बार चेक कर रहा होता है कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन कोई कॉल को नहीं उठा रहा होता। वो कहता है तो फिर शुरू करें, और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो आदमी भी पहले एक हंटर का काम किया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो फाइट में गिव अप कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर भी उसका एक हाथ काट देता है। और फिर सीन हॉस्पिटल के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर वो आदमी होता है और बाकी के गुंडे भी वहां पर होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ऐसा करना ठीक है, हम इस डील को ऐसे ही तोड़ दें? वो आदमी कहता है ये डील पहले ही टूट गई है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें पहले जिंदा रहना है। लेकिन वो लड़का कौन है जिसने मुझे प्रैंक कॉल कर बताया था कि कोई हंटर आने वाला है? फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडमा भी होती है। वो कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाई होती। सियोंग ये सब करने के लिए मना कर देता है और ग्रैंडमा कहती है तुम उन दिनों कुछ ज्यादा नहीं पीते थे। सियोंग वही लड़का है जो उस घर में पहले रहता था, जिसके बारे में ग्रैंडमा स्टोरी सुनाई थी। सियोंग का अपना ही एक पास्ट होगा, इसके बारे में आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।